नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। ये वीडियो दोस्तों भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित आपकी जो कंप्लीट हिस्ट्री का है ना, उसके 108 क्वेश्चन हमने निकाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के लिए आपके लिए, जो एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन व आग का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। ठीक है, लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए एक भी इस क्वेश्चन को आप स्किप ना करें और मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दें। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूँ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ था मेहरगढ़ से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फलक के बहुत ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वो की थी राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, और कालीबंगा की खोज अगर पूछा जाता है तो अमलानंद घोष ने। मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें, जितने भी स्थानों से खोज से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न थे, मैंने एक बार में इसको सारा सेट कर दिया है। ठीक है, तो इसे जरूर आप नोट डाउन जरूर करते चलें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है आपका, रोपण की खोज किसने की? तो वो की थी वीभी लाल ने। ठीक है, वीभी नहीं है, वो बी लाल है। ठीक है, ऐसे। प्रश्न नंबर 9 है, सर्वप्रथम पीतल का बना इक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। और हड़प्पा में ही समाधि जो है ना, R37 अगर पूछा जाता है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला प्रश्न है आपका, सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्रश्न को आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है, मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? तो सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ है। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको मज़ेदार प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आपसे एक भी प्रश्न लोथल से संबंधित छूटेगा नहीं। ठीक है, पूछा जाता है कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात, और किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था सेंधव निवासियों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेंधव निवासियों का प्रमुख खेल कौन सा था? वो था पासा। तो कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया? सेंधव निवासियों ने, और इनका जो प्रमुख खेल था वो था पासा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका था? तो वो था एक सींग वाले बैल का। अगला प्रश्न है, योगी पशुपति शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो योगी पशुपति जो शिव की मोहर प्राप्त हुई है वो हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है आपका, वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और शेयर तो करना आप भूलिए ही मत, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो आपका ऋग्वेद हो जाता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और भी प्रश्न का बना दिए इसमें। अब प्रश्न आता है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो आपके विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, और गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं, और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी होना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें, कुछ मिसप्रिंट है, टाइपिंग वाले से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर अगला है, सामवेद में साम का क्या अर्थ होता है? तो सामवेद में साम का क्या अर्थ होता है? संगीत या गान। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वैदिक शब्द कृष्ण यश का क्या अर्थ होता है? तो वैदिक शब्द जो कृष्ण यश है इसका अर्थ होता है लोहा। प्रश्न नंबर अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें।
तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताई गई है वो है सरस्वती। और सरस्वती के हो सकता है अन्य नाम भी आपसे पूछ ले, तो नदी तमा, देवी तमा और माते तमा, याद रखना, तमा करके आएगा तो वो सरस्वती के ही अन्य नाम हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ऋग्वैदिक कालीन नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो जो ऋग्वैदिक कालीन नदी थी ना वितस्ता, उसका आधुनिक नाम है झेलम। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम सिद्धांत। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। प्रश्न नंबर अगला है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह होता है सर्प यानी सांप। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था त्रिशला। प्रश्न नंबर 27 है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था और महावीर स्वामी की मृत्यु राजगीर के निकट पावापुरी में हुई थी। तो देखिए, महावीर स्वामी से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा, उम्मीद है आप तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अगर हाँ पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी का दामाद कौन था, तो यही जामली था, ये जो इनका प्रथम शिष्य था। ठीक है, जमाली। अगला प्रश्न है आपका, एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया के पुस्तक के रचयिता कौन है? वो एडविन आर्नोल्ड हैं। प्रश्न नंबर 31 है, बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। अगला प्रश्न है आपका, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये तो कई बार आ चुका है। तो यह मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था तो बिंबिसार था और यह 15 वर्ष की आयु में ही मगध नरेश बन गया था। अगर बात कर लेते हैं बिंबिसार की, इससे रिलेटेड अगर प्रश्न बन जाता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? वो था उदयन। ठीक है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी और मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह यानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। बिंबिसार से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, चलिए देखते हैं, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे तो महापद्म नंद थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था और इनकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इनकी हत्या हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। पुराणों में अशोक का क्या नाम था? तो अशोक का पुराणों में नाम था अशोकवर्धन। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, धम्म का प्रतिपादन किसने किया था? तो धम्म का प्रतिपादन किया था सम्राट अशोक ने। प्रश्न नंबर 38 है, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना क्या थी? तो अशोक के राज्यकाल था ना, उसकी पहली बड़ी घटना थी कलिंग का युद्ध, और जिसमें खुद अशोक ही विजयी हुआ था। प्रश्न नंबर 39 है आपका, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। प्रश्न नंबर अगला है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशाली। देखिए, राजधानी से संबंधित अगर प्रश्न आएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी उठा के रख दी इसमें, तो राजधानी तो आपसे गलत होनी नहीं है और इसी में ही से ही आपको 100% एक ना एक प्रश्न मिल जाएगा, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? वो है खरोष्टी लिपि। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है मेगास्थनीज हैं और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। प्रश्न नंबर 43 है, बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कुषाण काल से प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, कुषाण काल से। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था अफगानिस्तान का बामियान? बुद्ध प्रतिमा के लिए। प्रश्न नंबर 45 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया वो था डेरियस प्रथम।
प्रश्न नंबर अगला है, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो महाराज श्रीगुप्त थे। ठीक है ना। शासक और संस्थापक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर अगला है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, ये महर्षि पतंजलि जी। ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका 48 है, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो गुर्जर जाति का उल्लेख किस में है? वो आपका मिल जाता है ऐहोल लेख में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया क्या नाम था? भारत को क्या नाम दिया था चीनी लेखकों ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, येन्तु थियान्तु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यूँ मान लीजिए, ये तो आपका आना ही आना है। चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम क्या था? येन्तु थियान्तु। प्रश्न नंबर 50 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू समूह मंदिर कौन सा है? तो वो है आपका अंकोर वाट मंदिर। और इससे संबंधित तथ्य आप देख लीजिए, ये जो अंकोर वाट मंदिर है ये यशोधर अंगोकार में है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। और सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है और भगवान विष्णु को ये पूरी तरह से समर्पित है और द्रविड़ शैली में निर्मित है। अगर आपसे पूछा जाता किस शैली में, तो द्रविड़ शैली में। किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को। ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सूर्यदेव का मंदिर यानी कोणार्क मंदिर जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माता कौन है? तो है वो नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न है आपका, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो सैन्य छावनी में जो राष्ट्रकूट शासक पैदा हुआ था वो आपका था अमोघ वर्ष, है ना। प्रश्न नंबर आपका 54 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ पर? कौशाम्बी में। इसे इलाहाबाद में स्थापित करने वाला शासक का क्या नाम था? तो वो था अकबर। अकबर ने इसको इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। किसको? अशोक स्तंभ को, है ना। तो प्रश्न को आप इस तरीके से पढ़िए कि किसी भी तरीके से आपसे अगर पूछ लेता है तो आपसे गलत नहीं होना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ प्रश्न पढ़ा और आंसर ही रट लिया, उसको रटना नहीं है, इसको पूरे को समझना होता है आपको, किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 56 है, गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस साल का क्या अनुनाम पड़ा? इस काल का, इसका ना काल होगा, तो इसका क्या नाम पड़ गया था? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है इसको। प्रश्न नंबर 57 है, भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? तो भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा था? तो ईरानियों ने। दोस्तों मैं फिर आपको याद दिला दे रहा हूँ, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो जब अरब आक्रमण हुआ था तब सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 है आपका, मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। या प्रश्न ऐसे बन सकता है, रजिया सुल्तान थी, वो कब की शासक थी? तो किस कालीन की शासक थी? मतलब तो मध्यकालीन, है ना। मतलब किसी भी तरीके से आपसे पूछे तो गलत नहीं बनना है, इस तरीके से आपको पढ़िए प्रश्नों को। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो वो कहा था बलबन ने। बलबन ने अपने आप को क्या कहा? खलीफा का सहायक। और कहाँ पर कहा? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, है ना। प्रश्न नंबर 61 है आपका, प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका की जो रचना की थी वो रसखान ने की थी। प्रश्न नंबर 62 है, भारत का साधी किसे कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का साधी किसको कहा गया? अमीर हसन को। प्रश्न नंबर 63 है, महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि फिरदौसी को कौन सी उपाधि दी गई? तो फिरदौसी को कौन सी उपाधि मिली? पूर्व का होमर। और ये कहाँ के कवि थे? महमूद गजनवी के दरबार के कवि थे, है ना। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। दोस्तों यकीन मानिए आपको इतनी मेहनत करके इतने अच्छे प्रश्नों का संग्रह कोई चैनल वाले नहीं देगा। आप इधर से उधर घूमते रहेंगे लेकिन यहीं पर आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध भारतीय हीरा
कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेश यात्री का क्या नाम था? तो वो क्या नाम था आपको बताना है। तो ट्रेवनियर है ना, ट्रेवनियर इसका नाम था। 1720 ईस्वी में शाहू ने किसे पेशवा नियुक्त किया था? तो वो किया था बाजीराव प्रथम को। और बाजीराव प्रथम को किसने किया था? शाहू ने। प्रश्न को दोनों तरफ से आपको पढ़ना है, जो कभी भूलना ही नहीं है। हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाले शासक का क्या नाम था? तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु किसने कहा? अकबर ने, है ना। प्रश्नों को एकदम आपको समझना है प्लस रट लेना है। ये प्रश्न आप समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन था? मतलब अंग्रेजी शासनकाल में अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? तो बिहार में होता था। सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग बिहार में उगाते थे, है ना, अफीम। प्रश्न नंबर 70 है, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो वो थे पुर्तगाल। ये पुर्तगाल ऐसे थे, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे भारत से। अगला प्रश्न है, द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज एलन ने। देखिए प्रश्नों को मैंने इस तरीके से रखा है कि अगर इससे संबंधित कोई भी बनता है, द पायनियर समाचार पत्र का कब ना समाचार पत्र प्रारंभ कब हुआ? तो 1865 में। कहाँ से? इलाहाबाद से। और किसने इसका संचालन किया है? तो जॉर्ज एलन ने किया है ना। अगला प्रश्न आपका, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कब? बक्सर के युद्ध के समय, है ना। प्रश्न नंबर अगला है, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। तो आधुनिक भारत में स्थानीय शासक का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? कोलकाता से कहाँ पे? दिल्ली में स्थानांतरित कब हुई? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय पर, है ना। वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करी गई। प्रश्न नंबर अगला है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों यहाँ से आपके 1857 ईस्वी जो क्रांति है ना, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ से तो वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से आप देखिए। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, है ना। चर्बी वाले कारतूसों को हमारे जो सैनिक थे ना, वो यूज़ नहीं करना चाहते थे। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? तो मंगल पांडे ने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। और मंगल पांडे जो थे किस छावनी के सैनिक थे? तो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, है ना। ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से किसने? बेगम हजरत महल ने, है ना। लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। चलिए और भी आपको बता देते कहाँ से कितने नेतृत्व किया था। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट यही है। झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, है ना। और कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने। बरेली से किया था खान बहादुर ने। और असम से किया था दीवान मनीराम दत्त ने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 की पुस्तक के लेखक है SS सेन, ठीक है। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वो है VD सावरकर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है आपका, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? सर वैलेंटाइन शिरोल ने। किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को, है ना। अगला प्रश्न है आपका, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। प्रश्न नंबर आपका 83 है, शेर पंजाब किसको कहा जाता है? तो शेर पंजाब की उपाधि किसको मिली है? लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 84 है आपका, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। बंटवारा कब हुआ था? 1960 सूरत अधिवेशन में इसका बंटवारा हो गया था। और नरमपंथी नेता कौन थे? अगला प्रश्न है आपका, तो दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 86 है आपका, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की है सूर्य सेन ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो वो की है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसलिए आप जरूर इसको शेयर कर दें वीडियो को। प्रश्न नंबर अगला है आपका,
गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन को किसने रद्द घोषित किया था? तो किया था 12 दिसंबर 1911 को किया था, लेकिन किया किसने था? जॉर्ज पंचम द्वारा, है ना। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 और जॉर्ज पंचम के द्वारा। कितना अच्छा तुक बन रहा है ना। प्रश्न नंबर 90 है, किस योजना या प्लान के आधार पर भारत का विभाजन हुआ? तो वो योजना थी 3 जून योजना, या इसको ये भी कहा जाता था माउंटबेटन प्लान भी, ठीक है ना। इसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप देख ले, ठीक है ना एक बार। प्रश्न नंबर 91 है आपका, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का जो संविधान सभा है कब अस्तित्व में आई है? तो 31 अक्टूबर 1951 को, है ना। प्रश्न नंबर अगला है, जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू कब हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1957 को। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये संविधान सभा इनकी अस्तित्व में आई थी 31 अक्टूबर 1951 को, और जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1957 को, है ना। प्रश्न नंबर 93 है आपका, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था? नरगिस दत्ता को, है ना। प्रश्न नंबर 94 है, कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान जो पुरस्कार है वो दिया जाता है कला के क्षेत्र में। देखिए, का से कालिदास और का से कला, आपको ऐसे ट्रिक से याद रखना है इसको, है ना। 95 प्रश्न है आपका, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म कौन थी? वो थी मदर इंडिया, जो ऑस्कर अवार्ड के लिए जो नॉमिनेट हुई थी, है ना। प्रश्न नंबर 96 है आपका, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए किसको उत्तरदायी ठहराया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को, है ना। किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। प्रश्न नंबर 97 है, भारत ने सेना भेजकर गोवा को कब मुक्त कराया था? तो 1961 में। प्रश्न नंबर 98 है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका, 1866 से 67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को क्या कहा गया था? तो वो कहा गया था प्रकोप का समुद्र। किसको कहा गया? कहाँ पे पड़ा था ये अकाल? उड़ीसा में, है ना। तो इसको याद रखना है आपको इस चीज़ को। अगला प्रश्न है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। कौन सी पुस्तक थी इनकी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पुस्तक का नाम है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ये पुस्तक किसकी है? ये है भगत सिंह की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, याद रखना इसको। भगत सिंह की पुस्तक बहुत कम लोगों को पता है। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर जी। प्रश्न नंबर 103 है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा कौन थे? तो जॉर्ज फिस्टम थे, है ना। ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज फिस्टम। प्रश्न नंबर 104 है, 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को क्या कहा गया? ठीक है, तो वो कहा गया पूना समझौता या यरवदा समझौता। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न कितने बनते हैं। ये समझौता हुआ कब? 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच में हुआ? अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य में। और इसको क्या कहा गया? पूना समझौता या यरवदा समझौता, है ना। तो ये आपको सब चीज़ें याद रखनी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये समझौता जो हुआ था, इस समझौते में दलित लोगों की ओर से जो आए थे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, और हिंदुओं की ओर से आए थे मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे थे, इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो आपसे प्रश्न बन सकता है, पूना समझौते में हस्ताक्षर किसने नहीं किए थे? तो महात्मा गांधी ने नहीं किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इसको घुमा फिरा के। तो ये हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। दिन कौन सा था? तो बैसाखी का दिन था। स्थान था अमृतसर का जलियांवाला बाग, है ना। और जनरल डायर ने यहाँ पर गोली चलवाई थी। देखिए, जलियांवाला बाग कांड से जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने एक लाइन में आपको डाल दिए हैं। आप सब कुछ नोट कर लेना इसको, तो गलत होगा ही नहीं आपसे प्रश्न। प्रश्न नंबर 106 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? तो राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप इतनी तो कर ही सकते हैं ना, आपके पास से क्या चला जाएगा यार। थैंक यू।